गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की शिक्षिका आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2 दादी माँ के बारे में जानकारी दूंगी। इस पाठ में लेखक के हाथ में एक दिन एक खत आता है और वो अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। उस खत में क्या समाचार थे तो वो तो आपको पाठ के अंत में पता चल जाएगा। लेखक को जब तक अपने गांव घर की याद आती रहती, विशेषकर दादी माँ की, उनका गहरा लगाव है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गए थे और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताए हर लम्हा याद आ गया था। छात्र, आपको भी कभी कभी किसी की अचानक मृत्यु का समाचार मिलता है तो उनके साथ बिताए हुए लम्हे आप भी याद करते ही होंगे। उस तरह लेखक भी इस पाठ में उसकी दादी के साथ बिताए सारे लम्हों को एक के बाद एक याद करते हैं। लेखक कवार के दिन मतलब जब बारिश के दिन होते हैं, दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने की एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। मतलब गांव के अंदर जो गंदा पानी होता था उसके अंदर जो एक बदबू आती थी वो भी सारे गांव में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। गांव में तो कोई स्विमिंग पूल होता नहीं है, इसीलिए जब तालाब भर जाता था तो उसमें बच्चों को भले थोड़ा गंदा पानी हो पर उसमें नहाने को बहुत ही अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गए थे। दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर जवार जवार का मतलब बुखार का अनुमान करती रहती। पंखा झेलती। उस समय पर इलेक्ट्रिक पंखे नहीं थे, इसलिए हाथ से पंखा उनको देती रहती थी ताकि हवा आती रहे और उसको ठंडक महसूस हो। लेप करती रहती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। वो घर के सभी स्त्रियों को कहती कि जो वो खा सके ऐसी खिचड़ी या ऐसा ही भोजन बनाती रहती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। मतलब दादी माँ जो है वो आयुर्वेदिक घरगथ्थू के जो भी उपचार होते थे वो उस किया करते थे और उसी तरह उन्होंने लेखक को भी ठीक कर दिया था। गांव में कोई बीमारी होती वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी कई दवाइयां शुरू कर देती। दादी माँ जो थी वो सेवा भावी थी। गांव में कहीं पर भी कोई बीमार पड़े और उसको पता चले तो वो अपने आप ही वहां पर चली जाती और जो भी वो नुस्खे जानती आयुर्वेदिक के उनको बताती और उनकी सेवा करके उनको बहुत ही जल्द ठीक कर देती थी। लेखक को दूसरी घटना वो याद आती है जब लेखक के बड़े भाई की शादी तय मतलब फिक्स हुई, नक्की हुई, तो दादी माँ उत्साह देखते न बनता था। बहुत ही खुश थी, उसे बहुत ही आनंद था कि उसके बेटे की शादी है। यह वह कोई काम न करती थी, मतलब शादी के काम में वो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। मगर हाँ, कोई भी प्रसंग हो और उनके भी ना हो तो वो तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए वो देर से आती थी तो विलंब का कारण बन जाता था। मतलब वो देर से आती थी इसीलिए वो प्रसंग में थोड़ा देर हो जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी चाची पर कठोरता पर्वत बिगड़ते देखा। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। उसी समय एक स्त्री जिसका नाम है रामी चाची, तो वो आई और उनके ऊपर बहुत ही कड़काई से, बहुत ही सख्त शब्दों में वो बातचीत कर रहे थे। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें मतलब प्रार्थना कर रही थी। उनकी बेटी की शादी थी। वह दादी माँ से कह रही थी क्योंकि दादी माँ के पास उसने उधार पैसे लिए थे जो वापस नहीं किए थे, इसलिए दादी माँ उसके ऊपर बिगड़ रही थी और वो मिन्नतें कर रही थी कि मैं दे दूंगी वापस, आप मुझे अभी थोड़े और पैसे दे दीजिए।
क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं होती थी, मतलब दादी मान ही नहीं रही थी कि वो उसको पैसे देगी। तो ये सब लेखक से नहीं देखा गया और वो वहां से खिसक गया, मतलब चले गए हैं। लेखक से ये सब नहीं देखा गया तो वो वहां से खिसक गए, मतलब दूर चले गए कि कैसी है दादी, ये बेचारी मेहनत ही कर रही है फिर भी उसको पैसे नहीं दे रहे। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में भी मदद भी की थी। कुछ दिनों बाद जब लेखक को वो रामी की चाची मिली तो पूछने पर उनको पता चला कि दादी जो उस समय बहुत ही गुस्सा हो रही थी, पर बाद में उनके घर पे जाकर उन्होंने 10 रुपये दिए और कहा बेटी की शादी है, कोई कसर मत रखना कि बेटी को सुनना पड़े। ये सारी बात पता लेखक को जब वो रामी की चाची से मिलते हैं तब पता चलती। यह घटना से लेखक के मन में दादी जो थी वो कठोर प्रशासकीय प्रवृत्ति के साथ, मतलब बहुत ही सख्त तो थी पर उसके साथ कोमल स्वभाव को भी उजागर करती। मतलब लेखक ने जाना कि दादी उस समय बहुत गुस्सा कर रही थी पर उसके साथ वो बहुत ही कोमल स्वभाव की भी है। विशेषकर लेखक, मतलब ये बात लेखक विशेषकर कब जान पाए कि जब लेखक तो उनके लाडले थे पर जब कभी भी कोई भी उनसे गलती हो जाती तो सब घर के बड़े उनको डांटते, पर उसको उस डांट से बचना होता था। तो उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाए, मतलब कोई भी गलती हो जाए तो उससे बचना हो तो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से ही अभयदान मिल जाएगा। मतलब दादी माँ घर की सबसे बड़ी है तो वो उनके पास चले जाएंगे तो कोई उनको डांटेंगे नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद दादाजी की मृत्यु हो गई और दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी थोड़ी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपये खर्च कर दिए थे। दादी ने मना बोला था कि हमारे पास जितने इतने सारे पैसे हैं तो तू जो ये तेरे दादाजी के क्रियाक्रम में इतना सारा खर्च कर रहा है तो तुझे नहीं करना चाहिए। फिर भी वो माने नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कर्ज हो गया था। एक शाम माद की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। मतलब ये सारा जो वक्त था वो गुजर रहा था और एक दिन अचानक बहुत ही ठंडी पड़ रही थी, फिर भी दादी जो है वो नहाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी क्योंकि इतना सारा कर्ज हो गया था तो उसको चुकाएंगे कैसे, यही सोचती हुई वो दिया जलाकर वहां पर बैठी थी। उनकी आंख में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। तो जैसे वो रो रही थी तो लेखक ने देख लिया तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा कि दादी आप क्यों रो रही हो, पर दादी ने वो कारण तो नहीं बताया और मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई खाना खिलाने ले गई। उनसे पूछा कि तूने खाना खाया, तो लेखक ने बोला नहीं, तो बात टालती हुई उनको रसोई घर में ले गई और खाना खिलाने लगी। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। मतलब दादाजी की जो आखिरी निशानी थी वो भी उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए पिताजी को दे दी। लेखक को दादी माँ किसी साप भ्रष्ट देवी सी लगी, साप भ्रष्ट देवी सी लगी क्योंकि बहुत कर्ज था और उससे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी दादी ने अब बचत की हुई जो दादाजी की आखिरी निशानी थी वो लेखक के पिताजी को देकर जो कर्ज चुकाने का रास्ता निकाला। इसीलिए उनको लेखक को वो सांप, मतलब कोई श्राप देता है और उसमें से हमें कोई बाहर निकाले तो उस व्यक्ति जैसी श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी, मतलब उस बहुत ही अच्छी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आए, मतलब ये सारी बातें लेखक सोच रहे थे पर फिर एकदम से वो वापस वर्तमान, मतलब रियल परिस्थिति जो अभी दादी मर चुकी थी वो उनको याद आ गया और वापस वो वर्तमान परिस्थिति में आ गई। बड़े भाई का लिखा पत्र
अब तक उनके हाथ में था। मतलब मैंने बोला था ना कि लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि वो पत्र किस बात का था। तो वो पत्र अब तक उनके हाथ में कांप रहा था। मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि दादी सच में मर गई है, और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी सचमुच नहीं रही, सच में दादी अभी इस दुनिया में नहीं रही और उनकी मृत्यु हो गई है। ये आघात जो है वो लेखक को बहुत ही गहरा महसूस हो रहा था। बच्चों, स्टूडेंट, आप भी इस कहानी के द्वारा अपनी बचपन की यादों में खो गए होंगे। आप भी अपनी दादी माँ के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताइए और उनसे उनकी बचपन की बातें जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।